हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, जिसका नाम है ICAI, है ना, AI। क्यों सर आपने इतना थोड़ा पॉज लेके बोला? वो आप जानते हो, उसने ना खुला चैलेंज दिया है। मई 26 का पेपर दिखा के वो डंके की चोट पे चैलेंज कर रहा है कि भाई अब मैं पेपर ना एक यूनिट में मल्टीपल प्रोविजंस हैं उनके साथ क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं, एक ही सवाल में 3-4 यूनिट्स के सवाल AI से बना के तुमको दूंगा। बताओ प्रिडिक्शन लगा के क्या एग्जाम में आने वाला है। स्टिल मैं आपसे कहता हूं, इतना कर लो, पास हो तुम। तो क्या हाल है मेरे सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत ही सॉलिड जोरों शोरों से जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो, जो आप लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे। आपको आज मैं वो चीज देने वाला हूं, लेकिन हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले थोड़ी बहुत बातें करने वाला हूं। जैसे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मूवी देखने जाते हो ना, मूवी में क्या लिखा होता है कि आगे अभी जो आप देखने वाले हो ये तो हमारी काल्पनिक चित्र है, हमारी कल्पनाओं से हमने बनाई है। बस मैं आपको ये बताने चाहता हूं कि मैंने ये कल्पना नहीं की है, मैंने कोई तुक्केबाजी नहीं की है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, क्योंकि तुक्के में लगता है 15 मिनट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने में मुझे लगता है 12 से 15 घंटा। मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है निकालने में 12 घंटे लग जाते हैं भाई। तुक्के 12 घंटे में नहीं लगते, तुक्के 12 सेकंड में लग जाते हैं। तो जो भी मैं आप लोगों को टॉपिक्स बताने वाला हूं, पढ़ना आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव है, 100% है, लेकिन इन टॉपिक्स को आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। मैंने हमेशा जब भी पढ़ाया कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाया, बट एग्जाम के पहले पता चल जाए ना क्या इस बार ज्यादा वेटेज रखता है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 8th क्लास याद है आपको, जब आप मैम के पास जाते थे, मैम इंपॉर्टेंट बताओ ना क्या आएगा। बस ये वही बात है कि इस बार इंपॉर्टेंट ऐसी ऐसी चीजें निकल के आई है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, और ये सिर्फ रेलिवेंट होने वाले हैं सितंबर 2026 के बच्चों के लिए। राइट सर, एब्सोल्युटली राइट सर। तो पढ़ना हर चीज है, लेकिन इनको बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि सिर्फ इतना करने से भी तुम पास हो जाओगे। क्योंकि वैसे तो देखो, मैं बताता हूं, पिछले 5 अटेम्प्ट से मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं। अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड मेरा रहा है 112 मार्क्स का पेपर मेरे इंपॉर्टेंट में से आया है आउट ऑफ 126। लेकिन भैया बच्चे एग्जाम्शन ले आते हैं, 60 प्लस ले आते हैं, 70 लेके आ रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करके भी बच्चों के इतने नंबर आते हैं। बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, पास तो तुम हो ही जाओगे। बड़ी बात नहीं, बड़ी बातचीत छोटे मोटे लोगों से। हाँ, तो पास की गारंटी तो मेरी तरफ से आप लोगों को बिल्कुल है। इतना कर लो, यहां मैंने सिलेबस को आप लोगों को 50-55% में कट शॉर्ट कर दिया है। इतना करके जाओ, आपकी भैया नैया पार हो जाएगी, टेंशन लेने की बात है नहीं। अच्छा, आगे बढ़ने से और ध्यान रखना कि यहां पे जो भी चीजें मैं रेड हाईलाइट करने वाला हूं वो ए कैटेगरी है, जो भी चीजें आपको ग्रीन हाईलाइट्स मिलेंगी वो बी कैटेगरी है। वो मैंने लर्न फॉर सेफ्टी रखा है, या तो वो आज तक एग्जाम में आया ही नहीं है, या मुझे लगता है कि बी कैटेगरी हो सकता है। और जिसमें मैंने कोई हाईलाइट नहीं किया है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, देख के जाना। लेकिन भैया वो लीस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले आपके अटेम्प्ट के लिए मेरे हिसाब से, तो भरोसा मुझ पे करना ज्यादा जरूरी है इस वीडियो को देखने वालों को। राइट सर। अच्छा, फिर आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें और बताऊं कि सिर्फ इतना कर ले पास है हम, ये चीज बार बार मत पूछना, मैं आंसर दे रहा हूं। हाँ, 100% पास हो आप। पीडीएफ मिलेगा नहीं मिलेगा, 60 प्लस आ जाएगा मोस्टली। हाँ, कैसे वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। राइट सर। आगे ना आप लोगों को एक बढ़िया चीज बताऊं क्या, एक ना गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं। एक ना गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है सर? अरे मुस्कुरा क्या रहे हो बदमाश? गुड न्यूज ये है कि आपकी जो तैयारी है ना, वो आप लोगों की तैयारी मैं 15 अगस्त के पहले ही पूरी तैयारी लगभग करवा देने वाला हूं। ऑलमोस्ट यू विल बी प्रिपेयर्ड बिफोर 15th ऑफ अगस्त। आजादी के दिन के पहले तुम पूरी तैयारी करके बैठे होगे लॉ की। सर कैसे, बताओ ना जल्दी जल्दी। देखो भैया, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि आपका लेट्स राइट का 2.0 आ रहा है, यानी कि राइटिंग प्रैक्टिस की जिम्मेदारी मैं लेने वाला हूं 3 तारीख से। 3 अगस्त से लेकर भैया 9 अगस्त तक हम रोज रात को मिलने वाले हैं 11 बजे। कितने बजे? 11 बजे आऊंगा मैं, तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं, चुपके से मत आना, घर में बता के आना और सारा होमवर्क करके जाना, इसी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा सर, डन है सर। तो 11 बजे भैया मिलेंगे, और 11 बजे मुलाकात करके राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। 7 चैप्टर 7 दिन देंगे, 11 बजे बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपको जो है ना, मैं टॉप 75 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं 11 अगस्त को। 9 तारीख तक आपका राइटिंग कंप्लीट हो गया, 11 अगस्त को इन्हीं इंपॉर्टेंट में से मैं आपको टॉप 75 क्वेश्चंस भी करवाऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, और जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवाया है उनसे भी आपको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। यहां जो राइटिंग प्रैक्टिस होगी वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन जितने भी है उन्हीं से होगी। तो भैया जितना मैं आप लोगों को दे रहा हूं ना, बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। बस मुझे सुन लो, मुझे फॉलो कर लो, ब्लाइंडली भरोसा कर लो, और कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों को। टॉप 75
11 तारीख को। और एक बहुत अच्छी चीज जो आप लोग पिछली बार मांग रहे थे बट मैं दे इस बार रहा हूं, और वो है इस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सारे टॉपिक्स का एक वन शॉट। क्या बात है सर, मतलब कि ये होने वाला है आप लोगों का मिनी मैराथन, आप समझ सकते हो इसको। इसमें जितने सिलेक्टिव टॉपिक्स है इन सारे टॉपिक्स को हम कवर अप करने वाले हैं। सर कितनी तारीख को करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। ये होगा 14 अगस्त को यूट्यूब पे लाइव। तो बस ये कैलेंडर्स को बुक कर लो, 3 तारीख से 9 तारीख रात को 11 बजे, 11 तारीख को टाइम लगभग 12 बजे के आसपास रहेगा, 14 तारीख को भी टाइम उसी के आसपास रहेगा। तो 14 तारीख तक आपका लॉ का कॉन्फिडेंस बहुत सातवें आसमान पे होगा, ये मैं अभी से गारंटी दे रहा हूं। बस आ जाना, सुन लेना, बैठ जाना, वो कर लेना जो मैं कह रहा हूं। डन है सर, एब्सोल्युटली राइट है। आगे बढ़ते हैं सर, मेरी आखिरी एडवाइस कि आगे ऐसे ही मत बैठो, भजन के जैसे सुनना नहीं है। पेन ले लो, हाइलाइटर ले लो, मॉड्यूल ले लो, मॉड्यूल में मार्किंग करवाता हूं मैं, आप जानते हो। अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो आप अपने कोचिंग की बुक्स पे पढ़ते हो, वो ले लो भैया। जिस भी कोचिंग से आपने पढ़ा है बुक में कॉन्सेप्ट तो होगा ना, तो उन कॉन्सेप्ट को मार्क करने के लिए तैयार हो जाओ। और पूरे वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना, क्योंकि भैया मैं एंड तक लेके जाने वाला हूं आपको, सारी चीजों में इंपॉर्टेंट हर चैप्टर वाइज आपको बताने वाला हूं। शुरुआत करें, एब्सोल्युटली रेडी सर। चलिए सर शुरुआत करते हैं हमारे आईआरएफ चैप्टर से। तो इस बार इंस्टीट्यूट का फोकस सितंबर 26 में आईआरएफ में जो होने वाला है वो होगा फंक्शंस और हायरार्की ऑफ कोड की तरफ। फंक्शंस ऑफ जो हमारा कोर्ट है, हायरार्की ऑफ कोर्ट क्या है ये, या तो फिर हमारी मिनिस्ट्री से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा इस बार चांसेस है सितंबर 26 में। सर मिनिस्ट्री मतलब वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, होम अफेयर्स, याद है ना तुम लोगों को? राइट सर, तो मार्किंग करो। एक सवाल आता है 4 का सी, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आता है आईआरएफ में। आपको मैंने बोला है कि लॉ क्या होता है याद कर लेना, और लॉ का प्रोसीजर क्या होता है इसको मैंने ग्रीन मार्क किया है। लॉ क्या है और लॉ का प्रोसेस क्या है, ये दोनों आज तक देखो, प्रोसीजर तो आज तक इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, बट क्योंकि अभी जंतर मंतर का जो बवाल हुआ है और उसके बाद जो चीजें अभी पार्लियामेंट में चल रही है, इसलिए इंस्टीट्यूट ये आपसे पूछ सकता है कि बताओ लॉ कैसे पास होता है। तो इसलिए मैंने प्रोसीजर को बी कैटेगरी रखा है। लॉ क्या होता है, प्रोसीजर अलग से 3 नंबर का सवाल बना के पूछा जा सकता है। सोर्सेस ऑफ लॉ को मैंने मार्क नहीं किया है। इसके बाद भैया देखो, टाइप्स ऑफ लॉज मैंने मार्क नहीं किया है। अगला पॉइंट आने वाला है एनफोर्सिंग द लॉ में मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये चारों में से इंस्टीट्यूट इस बार सवाल बना के पूछ सकता है। राइट सर। सर आपने सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई मार्क किया है? नहीं, ये चीज मैंने मार्क नहीं की है ना, मैंने सी कैटेगरी पे रखा है सितंबर अटेम्प्ट के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस बार मुझे लगता है आईआरएफ में आएगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम और उसके फंक्शंस क्या है, हायरार्की ऑफ कोर्ट बताओ। ये सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीजें मुझे लग रही है, स्ट्रक्चर आएगा या तो मिनिस्ट्री से आएगा। राइट सर, डन है सर। इसके बाद चलते हैं हमारे पहले डायरेक्ट जितने चैप्टर्स है उनको कंप्लीट करते हैं, फिर यूनिट वाइज चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। तो दूसरा आ जाओ भैया आप सीधे एलएलपी की तरफ। एलएलपी में इस बार इंस्टीट्यूट का प्राइमरी फोकस मुझे लगता है कि इनकॉर्पोरेशन होगा और स्मॉल एलएलपी की तरफ होगा। इनकॉर्पोरेशन आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार एलएलपी से इनकॉर्पोरेशन आ सकता है, क्योंकि एलएलपी एक ऐसा चैप्टर है जहां इंस्टीट्यूट अपना पैटर्न बदलता रहता है। कभी वो डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन दे देता है, कभी वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे देता है, कभी वो नया सवाल बनाने की कोशिश करता है। तो भैया यहां पे एलएलपी से इस बार इनकॉर्पोरेशन आ सकता है। एक सवाल आता है 2 का सी, कभी केस स्टडी कभी डायरेक्ट थ्योरी, दोनों इंस्टीट्यूट की मर्जी चल रही है। यहां आपको मार्क करना है एलएलपी का मीनिंग क्या है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। एलएलपी का कोई भी सवाल आएगा मीनिंग आपको लिख के आना है। फिर आप बताओगे भैया बॉडी कॉर्पोरेट आज तक नहीं पूछा, इतना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ने ग्रे मार्केट में रखा है, यानी कि छोड़ के रखा है। बॉडी कॉर्पोरेट को बी मार्क करो, फाइनेंशियल ईयर को बी मार्क करो, साथ ही स्मॉल एलएलपी हाई चांसेस है इस बार आ सकता है। स्मॉल कंपनी दे दे के इंस्टीट्यूट पक नहीं रहा है क्या, स्मॉल एलएलपी इस बार आ सकता है ना। तो स्मॉल एलएलपी थोड़ा सा हाई चांसेस होने वाला है, ध्यान रखना। अच्छा, पार्टनर कौन होता है और मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अभी अभी आया था, 2 अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट पहले ही, स्टिल इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है कि दे सकता है इंस्टीट्यूट दोबारा। राइट सर, ये दोनों को मार्क करने के बाद डीपी मैंने छोड़ दिया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी में इतनी चीजें मार्क कर लो, यहीं से मार्क कर लो। बॉडी कॉर्पोरेट, म्यूचुअल एजेंसी, फॉरेन एलएलपी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बी कैटेगरी है, और जो ज्यादा चांसेस है आने का कॉमन सील है, लिमिटेड लाइबिलिटी और बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली तो इंस्टीट्यूट ने आज तक दिया हुआ है, कॉमन सील और लिमिटेड लाइबिलिटी का पॉइंट जो है ना दोबारा आ सकता है। कॉमन सील तो दिया ही नहीं है इंस्टीट्यूट ने, लिमिटेड लाइबिलिटी फिर भी आ चुका है। तो ये चीजें मैंने आप लोग को यहां कैरेक्टरिस्टिक्स के टेबल में ही बता दी है। सीधे चलते हैं आगे हमारे भैया एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। आज तक एग्जाम में नहीं आया
बनाया है, पढ़ लेना, याद हो जाएगा आसानी से। और ये जो है एडवांटेजेस अगर आ जाता है तो मन से लिखोगे, नंबर आपको मिलेंगे नहीं, इसलिए जो लिखा है वही लिख के आने की कोशिश करना है। इनकॉर्पोरेशन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, सारा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट आपको याद करना है, ये पूरे पॉइंट। और ये भैया सेक्शन नंबर 12, ये आपको याद करना है। 11 और 12 मिला के इनकॉर्पोरेशन से 6 नंबर का सवाल आ सकता है। फिर भैया रजिस्टर्ड ऑफिस को मैंने इस बार बी कैटेगरी में रखा है और इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन को मैंने ए कैटेगरी में रखा है, आ सकता है। 3 नंबर का सवाल आएगा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, 3 नंबर का सवाल आएगा स्मॉल एलएलपी क्या है, या 6 नंबर का सवाल आ सकता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी समझाओ। अच्छा, नेम क्लॉज मार्क किया है क्या? ना, मैंने नेम क्लॉज आप लोगों के लिए इस बार मार्क नहीं किया है, ना मैंने आप लोगों के लिए एलएलपी वर्सेस पार्टनरशिप फर्म मार्क किया है। एलएलपी वर्सेस कंपनी चलो मार्क कर देता हूं, अभी कर लेते हैं भैया, एलएलपी वर्सेस कंपनी रख लो, क्योंकि इंस्टीट्यूट सीए इंटर में एक बार बहुत प्यार दिखा रहा था, तो इंस्टीट्यूट ने ये वाला सवाल एलएलपी वर्सेस कंपनी का दिया था, क्या पता फाउंडेशन में भी आ जाए भैया, चलो रख लेते हैं। अच्छा, ये चीज ध्यान रखना कि मॉड्यूल में ना एक सवाल है कि बताओ कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हमको चाहिए इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी के लिए, तो ये चीज भी ध्यान रखना, ये आप रेड मार्क कर लो, ये इंस्टीट्यूट दे सकता है, अलग ही सवाल है, अलग ही इसका आंसर होने वाला है, अगर आप मन से लिखोगे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एलएलपी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट सर, अगला चैप्टर चलता है कंपनीज एक्ट की तरफ। कंपनीज एक्ट में इस बार प्राइमरी फोकस इंस्टीट्यूट का आर्टिकल, मेमोरेंडम, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, ये सॉरी क्या कहते हैं, हमारा जो है होल्डिंग सब्सिडरी और प्राइवेट कंपनी होने वाला है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल से भी सवाल आ सकता है, ये वो एरिया है जहां से इंस्टीट्यूट इस बार सवाल देगा ही देगा। होल्डिंग सब्सिडरी, प्राइवेट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, वेरी हाई चांसेस। आर्टिकल, मेमोरेंडम का कंटेंट बताओ, जरूर सवाल आ सकता है। इसके अलावा भैया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अल्ट्रा वायरस बी कैटेगरी हो सकता है। इंडोर मैनेजमेंट का पूरा डेडिकेटेड सवाल कि भैया थ्योरी क्वेश्चन पे बन के आ सकता है कि इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है समझाओ, उसके एक्सेप्शंस हमको बताओ। तो 3 सवाल आते हैं कंपनीज एक्ट में, 1 का भी, 2 का भी और 3 का भी, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और 1 थ्योरी क्वेश्चन। अच्छा, कंपनीज एक्ट में यहां पे मार्क करो हमारा परपेचुअल सक्सेशन को बी कैटेगरी में रखो, वही घिसा बेटा सवाल, 5 लोग जा रहे थे, डूब गए पांचों के पांचों, क्या होगा कंपनी का बताओ। फिर आएगा हमारा कॉमन सील, भैया ये देखो पिछले बार मैंने मार्क नहीं करवाया था कॉमन सील, इस बार मैं मार्क करवा रहा हूं। कॉमन सील से इस बार सवाल उठ के आ सकता है, बट इतना मुझे लग नहीं रहा है, तो बी कैटेगरी मैंने रखा है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल से सवाल आ सकता है, 5 पॉइंट होते हैं, 5 में से एनी 3 लिख के बताओ, ऐसा लिख के इंस्टीट्यूट आपसे सवाल पूछ सकता है, इसीलिए मैंने पांचों पॉइंट्स को मार्क कर दिया है। और दूसरा वेराइटी बन सकता है कि इन पांचों में से किसी एक केस स्टडी पे आपको सवाल बना के दे दे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चांसेस होते हैं केस स्टडी आने के, वो होता है दिनशो मानिक जी पेटेंट वाला केस स्टडी, और हमारा ये जो है आप कंपनी बना रहे हो उसको अपना एज अ एजेंट बिहेव करवा रहे हो सब्सिडरी बना के, ये पॉइंट नंबर 4 वाला पॉइंट नंबर 5 वाला पॉइंट। 2 केस लॉज बहुत कम मिलते हैं, एक है डैमलर कंपनी और एक है वर्कमैन वाला, ये 3 ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है डायरेक्ट थ्योरी के सवाल में। राइट सर, पांचों याद कर लेना, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन में एनी 3 भी पूछ सकता है। अच्छा, फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, अनलिमिटेड कंपनी को मार्क कर लो कि भैया क्रेडिटर डायरेक्टली शेयर होल्डर के पास जाके पैसा मांग रहा है, ऐसा सवाल इंस्टीट्यूट बना के पूछ सकता है। फिर आता है हमारा 1% कंपनी, पिछले बार मैंने मार्क नहीं करवाया था, इस बार करवा रहा हूं। 1% कंपनी से सवाल इस बार इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। राइट सर, प्राइवेट कंपनी बहुत हाई चांसेस है, होल्डिंग और सब्सिडरी वेरी हाई चांसेस। स्मॉल कंपनी में अभी अभी अमेंडमेंट आया है, आप जानते हो कि भैया हमारे आरटीपी में भी हमको अमेंडमेंट देखने को मिला है। अब आपकी लिमिट जो है वो 2 करोड़, 40 करोड़, 4 करोड़ सब भूल जाओ, लिमिट आपको याद रखनी है पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़, टर्नओवर 100 करोड़। वैसे तो अब ये सवाल आसान हो जाएगा, बट स्टिल एक्सेप्शंस वगैरह को डाल दे तो सवाल टेक्निकल बनाया जा सकता है, इसलिए स्मॉल कंपनी भी इंपॉर्टेंट है रीसेंट अमेंडमेंट के कारण। अच्छा, फिर आता है हमारा होल्डिंग सब्सिडरी, बहुत टाइम हो गया इंस्टीट्यूट इस पे ध्यान कम दे रहा है ना, गवर्नमेंट कंपनी के साथ बना के होल्डिंग सब्सिडरी पूछ सकता है, और होल्डिंग सब्सिडरी का डेडिकेटेड सवाल आने का ज्यादा चांसेस होने वाला है। एसोसिएट कंपनी भी मार्क करो ए कैटेगरी में। फिर आता है भैया हमारा फॉरेन कंपनी, और सेक्शन 8 गवर्नमेंट कंपनी मैंने मार्क नहीं किया है, फॉरेन कंपनी को बी कैटेगरी में मार्क कर लेना, डोरमेंट कंपनी को मार्क कर लेना बी कैटेगरी में, दैट्स ऑल। फिर आता है भैया हमारा प्रोमोटर का टॉपिक, आज तक इंस्टीट्यूट ने इस पे कभी कोई सवाल पूछा नहीं है, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तुम जानते हो सेक्शन 2 क्लॉज 69 से कभी भी सवाल उठा के दे सकता है, रेड है, ए कैटेगरी में मार्क करो। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन, मैंने यहां पे मार्क नहीं किया है। आगे चलते हैं, इनकॉर्पोरेशन में एक सवाल आता है कि ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, कि भैया हमको पता चला कंपनी ने चोरी चकारी करके, फॉल्स इंफॉर्मेशन, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट करके भैया क्या किया है, कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है, तो वहां पे ट्रिब्यूनल क्या क्या ऑर्डर दे सकता है, इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के इंस्टीट्यूट
अलग से पूछ सकता है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल, जैसे ही वो रजिस्टर हो जाते हैं तो क्या होता है। शेयर्स का मैंने इस बार मार्किंग नहीं किया है टॉपिक में, कैपिटल मैंने मार्क किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल, ये पांचों पॉइंट बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर एग्जाम में दिख जाते हैं तो। याद कर लेना, जो लिखा है वही एग्जाम में लिख के आना, अपना मन से फेक के मत आना, नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा, शेयर्स मैंने मार्क नहीं किया है, कैपिटल इस बार मैंने मार्क किया है। अच्छा, मेमोरेंडम से कंटेंट्स आपको डेडिकेटेडली पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है मेमोरेंडम को रजिस्टर करने का, ये भी सवाल आ सकता है। और आर्टिकल्स को भी मैंने पूरा मार्क किया है, क्योंकि भैया डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को बी कैटेगरी मार्क कर लो, बहुत बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, आ सकता है, लेकिन इंडोर मैनेजमेंट चांसेस मुझे ज्यादा है, लेकिन अल्ट्रा वायरस भी आ सकता है। आर्टिकल्स मैंने इस बार पूरा मार्क किया है, क्योंकि आर्टिकल्स में भी कंटेंट्स जो दिया गया है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन वगैरह पे डेडिकेटेड सवाल पूछ सकता है, या पूरे के पूरे पूछ सकता है कि कंटेंट्स ऑफ हमको आर्टिकल बताओ। मेमोरेंडम आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, नहीं आता है, नहीं आने के चांसेस है, बट स्टिल मैंने मार्क किया है, तो एक बार रीड आउट कर लेना, एक बार देख लेना, सारे बेसिस को याद कर लेना। इंडोर मैनेजमेंट में सीधे आप लोग चले जाओ भैया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो है ना, इससे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, उसके एक्सेप्शंस को बताना है। राइट सर, एब्सोल्युटली डन है सर। कंपनीज एक्ट भी हमारा हो गया है। नेगोशिएबल की तरफ चलते हैं, तो नेगोशिएबल में इस बार इंस्टीट्यूट का प्राइमरी फोकस होगा इनलैंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की तरफ, और हमारा इनकोहेट एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट की तरफ, फिर हमारा रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन और प्रेजेंटमेंट। यहां से इस बार इंस्टीट्यूट आप लोगों को सवाल देने वाला है, और दो सवाल आते हैं, 4 का ए 6 का ए, है ना, 14 नंबर का सवाल आता है, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है, एक थ्योरी क्वेश्चन आता है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सीधे मार्क करो प्रोमिसरी नोट क्या होता है। प्रोमिसरी नोट क्या होता है याद रखना जरूरी एनीवे है, क्योंकि प्रोमिसरी नोट का कोई भी सवाल आएगा तो आपको इसका डेफिनेशन तो लिख के आना ही पड़ेगा। स्पेसिमेन मैंने इस बार मार्क नहीं किया है। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोमिसरी नोट में आपको जो सिलेक्टिव मैं बता रहा हूं उतना ध्यान में रखना कि एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे होना चाहिए, डेफिनाइट और अनकंडीशनल होना चाहिए, फिर हमारा सर्टेन सम होना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। बिल ऑफ एक्सचेंज को मार्क करो, बिल ऑफ एक्सचेंज और उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं ये इंस्टीट्यूट डायरेक्टली पूछ सकता है, इसके स्पेसिमेन को भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना। बिल ऑफ एक्सचेंज का स्पेसिमेन भी पूछा जा सकता है। राइट सर। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा चेक का टॉपिक। अच्छा, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस है, वेरी लो चांसेस, स्टिल मुझे डर लग रहा था छोड़ते वक्त, तो मैंने सोचा यार 2 मिनट का एफर्ट्स लगता है, लेकिन थोड़े टॉपिक्स कर लेने चाहिए एक्स्ट्रा लेवल पे। राइट, तो प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या डिफरेंशिएशन है, इजी टॉपिक बट आज तक आया नहीं है, तो आ सकता है चेक से सवाल पूछा जा सकता है। चेक को मैंने एक कैटेगरी में रखा है कि चेक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है और ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, ये दोनों पे आप लोगों को सवाल पूछा जा सकता है। तो चेक का ये चीज जरूर ध्यान में रखना, कौन कौन सी पार्टीज होती है चेक में, इसी पे डायरेक्ट सवाल बन सकता है या अलग से सवाल बनाया जा सकता है कि ड्रॉई इन केस ऑफ नीड क्या होता है, तो आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखनी है। राइट सर। अच्छा, क्लासिफिकेशन में इनलैंड फॉरेन वेरी हाई चांसेस, इनकोहेट और एम्बिगुअस वेरी हाई चांसेस, ऑर्डर बियर मैंने मार्क नहीं किया है। डिलीवरी की तरफ बात करें तो डिलीवरी का डेफिनेशन आप लोग ध्यान में रखना कि डिलीवरी इंपॉर्टेंट होता है, ये मीनिंग याद रखना। इसके साथ साथ में ध्यान रखना कि भैया लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिलीवरी नहीं कर सकता, ये सवाल आ सकता है डिलीवरी से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 138 को पिछले बार मैंने मार्क नहीं किया था, इस बार मैंने मार्क किया है। 138 इस बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वो 7 नंबर का सवाल बन के देखने को मिले इसके चांसेस कम है, 4 नंबर में जरूर देखने को मिल सकता है। और हमारा जो है प्रेजेंटमेंट में कुछ सिलेक्टिव आप लोगों को मैंने मार्क करवा दिया है। प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस कर लेना, ड्रॉई का टाइम फॉर डिलीवरेशन 48 घंटे देने होते हैं, ये कर लेना। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट आप लोगों को करना है, साथ ही भैया प्रेजेंटमेंट ऑफ फॉर पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स ये आपको ध्यान में रखना है। और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कौन कौन से वो केसेस है जहां पे प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। तो प्रेजेंटमेंट का टॉपिक काफी बड़ा है, बट इस पे भी मैंने आप लोगों को सिलेक्टिव दे दिया है। किसी बच्चे को प्रेजेंटमेंट का टॉपिक समझना है तो लॉ का मिनी डोज हमारा बनाया हुआ है, लॉ का मिनी डोज में जाना, उस पे प्रेजेंटमेंट को भैया टॉपिक देख लेना। लॉ का मिनी डोज ये हमारी प्लेलिस्ट बनाई गई है सीए वाला के चैनल पे। तो सीए वाला के चैनल पे ना आप लोगों को 2 चीजें जरूर देखनी चाहिए। पहला हो गया, एक तो वो प्लेलिस्ट देखनी चाहिए जिसमें है लॉ का एबीसीडी। लॉ का एबीसीडी में कुछ चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी, जैसे कि जो शुरुआत के 15 मिनट है उसमें क्या करना है, 100 मार्क्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है 3 घंटे के अंदर, लॉ को कैसे याद करना है, राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, 60+ लॉ में कैसे लेके आना है, ये 5 वीडियोस हर बच्चे को जरूर देखना चाहिए। बिना कुछ किए ही उसका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा तुम लोग मुझे कहते हो वीडियो देखने के बाद। फीडबैक जाके देखना कमेंट्स पे। तो भैया ये जो चीजें है ना ये तुमको जरूर देखना चाहिए। 15 मिनट में क्या करें, 100 नंबर का पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, याद कैसे करें, 60+ कैसे लाते हैं, फिर हमारा जो है या क्या कहते हैं बाकी ये जो है ना ये प्लेलिस्ट बहुत शानदार मैंने बनाई है। इसके साथ साथ एक और प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लॉ का मिनी डोज।
लॉ का मिनी डोज में ना आपके ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या फिर समझ लो तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लो या टेक्निकल टॉपिक्स कह लो, जैसे कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, प्रेजेंटमेंट का टॉपिक पूरा हो गया। वो यूनिट नंबर 1 में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना कि चिट्ठी आई है, चिट्ठी कब आई है, कब गई है, कब हमारे प्रोमिसर के लिए चिट्ठी कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, प्रोमिसी के लिए कब हो गया, रिवोकेशन कैसे करना है, वो टॉपिक आपको प्रॉब्लम करता है, तो वो लॉ का मिनी डोज के अंदर प्लेलिस्ट है, जाके चेकआउट करना, चैनल में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, ये दोनों प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस है जरूर देखना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। राइट सर। अच्छा, फिर आता है हमारा रूल्स ऑफ कॉम्पेंसेशन, आप लोग इस चैप्टर में मार्क करके रखना, ये भी इस बार आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। बस डन है सर। अब सीधे चलते हैं हमारे पार्टनरशिप एक्ट की तरफ। पार्टनरशिप में तो इंस्टीट्यूट ने कमाल कर दिया है। सीक्वेंस ऑफ इंपॉर्टेंट क्या रखने वाले हो आप लोग इस बार, यूनिट नंबर 1 2 3 यही आपका सीक्वेंस होगा। यूनिट नंबर 1 से इंस्टीट्यूट ने रीसेंट अटेम्प्ट में बहुत कम पूछा है या तो पूछा ही नहीं है, इसलिए यूनिट नंबर 1 से आने के सवाल के चांसेस ज्यादा है। और 2 से तो भैया इंस्टीट्यूट कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहा है 2 पे, है ना। एक अटेम्प्ट तो ऐसा आया था जहां पे इंस्टीट्यूट ने ना ही यूनिट 1 का सवाल पूछा था, ना ही यूनिट 3 का सवाल पूछा था, पूरे 20 नंबर के सवाल यूनिट 2 से पूछ लिए थे। तो भैया 1 2 3 यही आपको सीक्वेंस रखना है आपके रिवीजन के लिए भी। यूनिट नंबर 1 आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां पे पार्टनरशिप में हमको 3 सवाल देखने को मिलता है, 1 का सी, 3 का ए और 5 का बी। 2 हमारे पास जो होता है ना डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन होते हैं और एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है। लगभग 20 नंबर का सवाल पार्टनरशिप से आता है। तो पार्टनरशिप क्या होता है इसका डेफिनेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप को मार्क करके रखना। पिछले 2 अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट अल्टरनेटिव अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन दे देता है कई बार, बताओ ये पार्टनरशिप है या नहीं है, कि 2 टीचर्स थे मिलके फ्लैट लेते हैं क्या होगा। तो इसके लिए आपको एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में पता होना जरूरी है। तो एलिमेंट्स को मैंने मार्क किया है कि पार्टनरशिप है या नहीं है, ऐसा सवाल बना के इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। और साथ ही भैया हमारा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट में ट्रू टेस्ट में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट बस ध्यान में रखना कि क्या क्या इन लोगों को प्रॉफिट दे भी दिया तो ये लोग पार्टनर नहीं कहलाते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रखना। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक जो बोलता है कि भैया पार्टनरशिप और हमारा एचयूएफ में क्या डिफरेंस है। ये मैंने लर्न फॉर सेफ्टी रखा, इंस्टीट्यूट देता नहीं है बट दे सकता है। पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ को मार्क करो। पार्टनरशिप वर्सेस को ओनरशिप वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूट जरूर दे सकता है ये वाला सवाल। राइट सर, ए कैटेगरी है। और उसके बाद आता है हमारा काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। इस बार काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप से आपको सवाल देखने को मिल सकता है कि बताओ भैया पार्टनरशिप एट विल क्या है और जनरल पार्टनरशिप क्या है, या जनरल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, आपको ऐसा सवाल पूछ सकता है। पार्टनरशिप डीड से इंस्टीट्यूट को अर्जा हो गया, सवाल पूछे तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, उसके कंटेंट्स क्या होते हैं, ये 12 के 12 पॉइंट आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको ए कैटेगरी पे रखा है। फिर आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में, यहीं से मार्किंग कर लो। नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ये दोनों ए कैटेगरी है। और स्लीपिंग पार्टनर और पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, ये बी कैटेगरी है। इस पे इंस्टीट्यूट अलग से आपको सवाल पूछ सकता है। राइट सर। यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 में हमारा क्या है भैया, देखो यूनिट 2 में मार्क करो कि भैया ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस, कि भैया जो भी मेरे कारण, मेरे फ्रॉड के कारण नुकसान हुआ मुझे इंडेमनिफिकेशन देना पड़ता है। फिर आता है राइट टू बी कंसल्टेड को मार्क करो सीधे। फिर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में रेम्यूनरेशन का पॉइंट, और ये तीनों पॉइंट मार्क करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और राइट टू बी इंडेमनीफाइड, ये तीनों पॉइंट आपको म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज में मार्क करना है। प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंस्टीट्यूट पता नहीं क्यों दे नहीं रहा है, बट अच्छा सवाल है, 5 नंबर 6 नंबर के लिए बिल्कुल पूछा जा सकता है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म क्या मानी जाती है, तो मार्क कर लो इसको साथ साथ में। फिर आता है भैया हमारा पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, अगर पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमाएगा तो क्या होता है, ये मार्क कर लेना। साथ ही भैया आता है हमारा रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी में, कि पार्टनर एक एजेंट है, इस पे डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन मिक्स होके आएगा, जिसके अंदर आपको ये वाला पॉइंट भी लिखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 18 के तहत, कि पार्टनर जो होता है वो एजेंट भी है, पार्टनर जो है वो प्रिंसिपल भी है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, मिक्स करके पूछा जाएगा, इसलिए मैंने मार्क करवा दिया है। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक जो बोलता है पार्टनर की अथॉरिटी क्या रहेगी इमरजेंसी में, ये मार्क कर लेना। फिर आता है इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, एक्टिंग पार्टनर को नोटिस मिला तो क्या होगा, इसको भी सेफ्टी के लिए मार्क कर लेना। इंस्टीट्यूट सवाल देता नहीं है एडमिशन से, बट पूछ सकता है, तो सेफ्टी के लिए मार्क कर लेना। लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज में भैया पार्टनर ने जो हरकत किया तो क्या होगा, लाइबिलिटी क्या आएगी, फर्म की लाइबिलिटी क्या आएगी, पार्टनर अगर गलत हरकत करता है तो एक कैटेगरी मार्क करना, सवाल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा। अच्छा, राइट्स ऑफ ट्रांसफर मैंने मार्क नहीं किया है, माइनर में सिर्फ राइट्स मैंने मार्क किया, लाइबिलिटीज मैंने मार्क नहीं किया है, तो राइट्स को अच्छे से करके जाना, राइट से सवाल पूछा जा सकता है। और ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट, ये पिछले 2 अटेम्प्ट से
नहीं पूछ रहा इंस्टीट्यूट कि इंसॉल्वेंसी का क्या इंपैक्ट आएगा, एक पार्टनर का इंट्रोडक्शन हुआ तो क्या इंपैक्ट आएगा, रिटायरमेंट में क्या होता है, एक्सपल्शन में क्या होता है, डिजीज पार्टनर के इस्टेट का लाइबिलिटी क्या होता है। पांचों टॉपिक्स को मैंने मार्क किया है, कोई भी दो उठा के इंस्टीट्यूट पूछ सकता है इस बार के लिए। तो यहां से देखो भैया, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से सवाल आने के बहुत हाई चांसेस है। इंट्रोडक्शन भैया रेड मार्क करना, यहां मैंने बाइफरकेट कर दिया, ए कैटेगरी क्या है, बी कैटेगरी क्या है, रिटायरमेंट मार्क करना, साथ ही भैया एक्सपल्शन को बी कैटेगरी मार्क करना, फिर हमारा जो है इंसॉल्वेंसी को ए कैटेगरी मार्क करना। तो ए कैटेगरी में इंसॉल्वेंसी है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर है, और हमारा लाइबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिजीज्ड पार्टनर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। राइट सर, एब्सोल्युटली डन है सर। फिर हमारा राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, पार्टनर बाहर जाएगा फिर भी प्रॉफिट लेके जाएगा, ए कैटेगरी मार्क करो, सवाल पूछा जा सकता है। और भैया हमारा ये यूनिट डन है। अच्छा, तीसरे यूनिट की तरफ चलते हैं। तीसरा यूनिट हमको बताएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स कैसा होता है। ये इंस्टीट्यूट सवाल पूछ क्यों नहीं रहा है, मुझे तो समझ आ नहीं रहा है। ये इतना बढ़िया सवाल बन सकता है एग्जाम के लिए कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंट्री है, लेकिन जब वॉलेंट्री आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर है, कैसे प्रोसेस फॉलो करोगे। ये सवाल अच्छा है, बट पता नहीं क्यों इंस्टीट्यूट दे नहीं रहा है। बट मुझे डर लगता है कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने मार्क कर दिया है बी कैटेगरी पे। फिर आता है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। चारों पॉइंट्स को भैया आपको जो है ना क्या कहते हैं याद रखना है सेफ्टी के लिए। बी कैटेगरी के लिए एक्सेप्शंस के आने के चांसेस ज्यादा है, एक्सेप्शंस को मैंने ए कैटेगरी पे रखा है, कॉन्सिक्वेंसेस बी कैटेगरी में है। फिर आता है हमारा फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है। अर्जा हो गया, देखे ये सवाल कभी भी आ सकता है, मार्क कर लो भैया। फिर आता है हमारा डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, वॉलेंट्री डिसोल्यूशन के चारों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट अलग से भी आपको पूछेगा, बताओ कौन कौन से वो केसेस है जहां कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, बताओ कौन कौन से वो केसेस है जहां पे कंटिजेंसी शामिल है। 3 नंबर का अलग से सवाल पूछ सकता है, या डेडिकेटेडली पूरा पूछेगा वॉलेंट्री डिसोल्यूशन कैसे होता है, सारे पॉइंट्स बताओ। तो ये ए कैटेगरी पे मार्क किया है मैंने। और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट में कुछ सिलेक्टिव पॉइंट्स मार्क्ड है, जैसे कि भैया परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, बार बार एग्रीमेंट तोड़ोगे तो आप जो है कोर्ट जा सकते हो। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में हम जो है फर्म को बंद करवा सकते हैं। फिर आता है कंटिन्यूअस या परपेचुअल लॉसेस, ये 3 पॉइंट्स को मैंने मार्क किया है। कोर्ट के द्वारा भैया हमारी फर्म बंद हो सकती है। और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट वैसे भी पूरा का पूरा थ्योरी क्वेश्चन बन के आपके लिए आ सकता है, तो अगर आप लोग चाहो तो इसको भी आप लोग जो है ना याद रख लेना। मुझे ऐसा नहीं लगता कि पूरा थ्योरी क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने सिलेक्टिव मार्क किया है। राइट सर। अच्छा, फिर आता है हमारा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है डिसोल्यूशन का। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर ने कुछ किया आफ्टर डिसोल्यूशन तो क्या होगा। और बस खत्म है ना। मोड, इसको भी मार्क कर लो। पेमेंट ऑफ डेट, पार्टनर का सेपरेट डेट और पार्टनर का भैया फर्म का सेपरेट डेट का क्या मामला रहेगा, ये मार्क कर लेना। और यहां पे ये मार्क कर लेना, क्या कहते हैं, लाइबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन, फर्म बंद होने के बाद जो किया जा रहा है उसमें क्या इंपैक्ट आएगा, ये भी ध्यान में रखना। राइट सर, एब्सोल्युटली डन है सर। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और हमारे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो होगा पॉज प्ले पॉज प्ले पॉज प्ले चला जा रहा है तुम्हारा। मैं जानता हूं तुम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेके, और मैं फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूं। वैसे कल मैंने आप लोगों को थैंक यू बोला है इस भरोसे के लिए, बट स्टिल ये जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है। मुझे बहुत डर लगता है, पता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने में इस बार मुझे बहुत टाइम लगा। इस बार मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने में बहुत टाइम लगा। क्यों लगा पता है? क्योंकि तुम लोगों का भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तुम लोगों को पता है ये बंदा पास करवा देगा, ये बंदा ठीक पढ़ाता है, ये बंदा जो है ना इसको सुनो, इसको फॉलो करो। ये विश्वास जो तुम लोगों ने मुझ पे दिखाया है ना, इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है देने को। देखो मेरे लिए फायदा क्या होगा, सोच के देखो। मेरा फायदा उसमें है कि मैं इंपॉर्टेंट के नाम पे आपको 90% चीजें मार्क करा दूं। बट तुम लोग अपनी आंखों खोल के देख रहे हो कि मैं 7 पॉइंट में आप लोगों को 3 पॉइंट मार्क करा रहा हूं या 4 पॉइंट मार्क करा रहा हूं। भैया 50% से ज्यादा आप लोगों को मैं सिलेबस करने दे नहीं रहा हूं। उसके बावजूद अगर आप लोग फेल हो रहे हो, उसके बावजूद अगर आपके नंबर सही नहीं आ रहे हैं, तो गलती आपकी है भाई और बहनों, मेरी गलती नहीं है। अगर आपने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आप भी अच्छा पढ़ के दिखाओ, अच्छे नंबर ला के दिखाओ, एग्जाम के दिन दिखाओ कि हाँ भैया जो हमने देखा था वो आया है एग्जाम में और हमने बहुत अच्छा लिख के आया। प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूट पेपर एआई से सेट करने के बावजूद भी अगर तुम 29 39 ही ला रहे हो इंपॉर्टेंट टॉपिक से पेपर फंसने के बाद भी, तो तुम्हारी गलती है। मई 26 का पेपर इतना टफ था, इतना लेंदी इंस्टीट्यूट ने बनाया, एआई का सवाल ला ला के भैया बच्चे परेशान थे। नए नए सवाल दिखे, कभी ऐसे सवाल हमने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। स्टिल
इंपॉर्टेंट टॉपिक से 90 प्लस मार्क्स का आया था एग्जाम में। तो तुम्हारे नंबर क्यों आ रहे हैं ये तुमको देखना है। मैं मेरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं, आप भी अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाओ। मेरे दो स्टूडेंट्स पेड क्लास के 2.0 के बच्चे थे, दोनों 80 मार्क्स लाके बैठे हैं। पेपर सेट कर लो एआई से, हम पढ़ते हैं भैया निक्कू भाई से, ऐसा आप लोग कह रहे हो। तो अगर मैं ये आपको दे रहा हूं तो प्लीज इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, इन पे ना ज्यादा जोर दो। अभी तक डर लग रहा है, मत डरो। मैं कह रहा हूं खुले आम मत डरो, जितना मैं कह रहा हूं उनको अच्छे से करो। आपको चाहिए इनसे रिलेटेड सवाल करवा दो, टॉप 75 में आ जाना। इन्हीं से रिलेटेड सारे सवाल की प्रैक्टिस हो जाएगी। भैया क्या कमी है तुम जानो। फाउंडेशन बहुत इजी है यार, फाउंडेशन पे ज्यादा टाइम मत लगाओ। अगर आपके अटेम्प्ट लग रहे हैं तो आपकी गलती है, आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। पढ़ना अलग है और सही तरीके से पढ़ना अलग है। सही तरीका समझो। समझ में आया क्या? डन है सर। सोगा 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 सोगा, होगा 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 होगा। आ जाइए भैया, सोगा का सीक्वेंस लिखिए। यूनिट नंबर 4, 3, 1 और 2, ये आपका इंपॉर्टेंट का सीक्वेंस होने वाला है सोगा में। सोगा से हमारे पास 3 सवाल आते हैं, 2 का ए, 5 का ए और 6 का सी। 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 1 थ्योरी क्वेश्चन आता है। सोगा में इंस्टीट्यूट ने बैंड बजाया है मई 26 में। सोगा का क्वेश्चन जो होता है ना, सोगा लगता इजी है बट क्वेश्चन जो आते हैं वो टफ हो जाते हैं। सोगा से जब नया सवाल आता है दिमाग खराब हो जाता है। टाइटल लगेगा, पोजीशन लगेगा, डिस्क्रिप्शन लगेगा कि सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन लगेगा। तो सोगा में ये प्रॉब्लम बच्चों को देखने को मिलता है। तो देखो भैया, यहां पे आप लोगों को जो है ना गुड्स का डेफिनेशन ध्यान में रखना, कितने प्रकार के गुड्स होते हैं, ये सारी बेसिक चीजें नहीं आता बट इजी टॉपिक है। आ गया तो छूट जाएगा, इसलिए मैंने मार्क करवा दिया है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा आप लोगों का डिलीवरी का टॉपिक। डेफिनेशन में 3 टॉपिक्स मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है, गुड्स का डेफिनेशन, डिलीवरी का डेफिनेशन और हमारा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या होता है। नहीं आता बट कभी भी आ सकता है। मैंने वो चीजें भी मार्क की है जो आज तक इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं पूछा है, क्योंकि पेपर हमेशा पूछे हुए से आएगा। तो भैया सीए इतना कोर्स टफ थोड़ा ही होता, नए नई चीजें आ जाती है इसलिए प्रॉब्लम आती है। राइट सर। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में आप लोग इसको ध्यान रखना, आज तक सवाल पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। तो यहां पे 3-4 पॉइंट्स अपनी सेफ्टी के लिए याद रखना। और सेल और हायर परचेज इस बार आ सकता है। हो गया, 2-3 अटेम्प्ट हो गया, इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछे। तो भैया यूनिट नंबर 1 से सेल वर्सेस हायर परचेज आ सकता है। साथ ही हमारा सेल और बेलमेंट मैंने मार्क नहीं किया है। चलो ठीक है, सेल और बेलमेंट में मार्क नहीं कर रहा हूं यार। चलो यार मार्क कर देता हूं, डर लगता है पता है, ये चिटपुट चीजें 3 नंबर का सवाल बन के आ सकता है, तो मैंने मार्क कर दिया है। सब्जेक्ट वैसे भी यूनिट नंबर 1 इस बार प्रायोरिटी है हमारी। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होगा, यहां से सवाल इंस्टीट्यूट इस बार बना सकता है। ए कैटेगरी में मैंने रखा है। प्राइस असर्टेनमेंट को मैंने मार्क इस बार नहीं किया है। राइट सर। सोगा के यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 में सबसे पहले मार्क करो भैया, कंडीशन को कब ट्रीट किया जा सकता है वारंटी में, ऐसा सवाल आ सकता है। कंडीशन और वारंटीज अभी अभी एग्जाम में 2 अटेम्प्ट 1 अटेम्प्ट पहले ही इंस्टीट्यूट ने दिया है, इसलिए मुझे नहीं लग रहा आएगा, बट ठीक है सेफ्टी के लिए मार्क कर लो इसको भी। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा क्या कहते हैं, इंप्लाइड कंडीशन में आप मार्क करो सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल को ए कैटेगरी मैंने रखा है, आ सकता है इस बार। और साथ ही सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन जो है मुझे उम्मीद नहीं लग रही है, चलो रहने दो। सेल बाय सैंपल को मार्क करो। कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी को मार्क करो, बी कैटेगरी रखा है मैंने। कंडीशन एज टू होलसमनेस को मार्क करो। 7 पॉइंट्स है, 7 में से 3 मैंने मार्क करवाया है। इंप्लाइड वारंटीज में भैया, इंप्लाइड वारंटीज को चारों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। डेडिकेटेडली थ्योरी सवाल पूछा जा सकता है, कौन कौन से वो केसेस है जो इंप्लाइड वारंटीज में आते हैं, केविएट, एम्प्टर और उसके एक्सेप्शन बताओ। डायरेक्ट थ्योरी का सवाल आ सकता है, इसलिए इस बार मैंने इसको पूरा ही मार्क करके रखा है। यूनिट नंबर 3 की तरफ आप सभी का स्वागत है। यूनिट 3 में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है प्रॉपर्टी कब पास होती है, स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स के केस में। ये तीनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि डिलीवरेबल स्टेट में है तो क्या, टू बी पुट और अभी प्राइस निकालना बाकी है तो कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। अनअसर्टेन गुड्स को मैंने मार्क नहीं किया है। डिलीवरी टू कैरियर को भैया मार्क कर लेना, यहां से सवाल पूछा जा सकता है, बी कैटेगरी में मैंने रखा है। अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस पिछली बार ए कैटेगरी था, इस बार भैया बी कैटेगरी में मैंने रखा है इसको। साथ ही हमारा जो है राइट ऑफ डिस्पोजल मैंने मार्क नहीं किया है। रिस्क प्राइमा फेसी पास होता है प्रॉपर्टी के साथ में, इसको मार्क कर लेना। ये जो है ना ये दूसरे सवालों के साथ मैच करके आपको लिखना पड़ सकता है। साथ ही हमारा ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर में डेडिकेटेड सवाल भी आ सकता है और कुछ चुनिंदा केस स्टडी बना के भी आ सकता है, तो मुझे लगता है केस स्टडी आएगा। इसलिए यहाँ पे सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय अ पर्सन जिसके पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हमारा गुड्स है, सेल बाय वन जिसने ऑलरेडी माल को बेच दिया बट
पोजीशन अभी भी उसके पास है, सेल बाय अ पर्सन जिसने माल अभी पोजीशन में रखा है बट मालिक नहीं बना है, ये 4 चीजों को मैंने मार्क किया है और साथ ही सेल अंडर अदर प्रोविजंस, इन 5 पॉइंट्स को मार्क कर लेना और इनसे सवाल आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। परफॉर्मेंस में ड्यूटीज ऑफ सेलर एंड बायर क्या होता है, पेमेंट और डिलीवरी दोनों कंकरेंट कंडीशन होता है, इसको मार्क करो। साथ ही प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या होता है, आ सकता है गुड्स थर्ड पार्टी के पोजीशन में है तो डिलीवरी कब मानी जाती है, अलग से केस स्टडी बेस्ड सवाल आ सकता है। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी अलग से पूछा जाएगा भैया, एक कैटेगरी पे मैंने रखा है इस बार के लिए। और लाइबिलिटी क्या रहेगा बायर का, अगर वो डिलीवरी को नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है तो खत्म। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में सोगा में हमने क्या मार्क किया है, सोगा में यूनिट नंबर 4 में सबसे पहले पूछा जा सकता है अनपेड सेलर कौन होता है। फिर आपको पूछा जा सकता है कि भैया राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स क्या होता है, सेलर अपना लीन लगा सकता है, लीन पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा ही मैंने मार्क किया है। साथ ही हमारा जो है स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब खत्म हो जाता है, ये मैंने मार्क किया है। फिर आता है हमारा लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट में क्या डिफरेंस है, एक कैटेगरी रखा है, आज तक सवाल नहीं आया है। ध्यान रखना, ये इंस्टीट्यूट पूछ नहीं रहा है बट पूछ सकता है, अभी जो लेवल का पेपर चल रहा है ना उसमें नए सवालों में यही सब सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। रीसेल पूरा मार्क करना, रीसेल से इस बार सवाल आने के चांसेस हैं। अच्छा, फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, राइट्स ऑफ बायर क्या है अगेंस्ट द सेलर, सेलर के सामने मेरे क्या क्या अधिकार है, ये मार्क कर लो। फिर आता है हमारा एक और टॉपिक ऑक्शन सेल, जमाना हो गया देखे ऑक्शन सेल को, इस बार आ सकता है, तो ऑक्शन सेल जो है इंपॉर्टेंट है, ऑक्शन सेल को मार्क कर लेना। सोगा इसी के साथ हमारा हो गया है। अब सीधे चलते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट टेक की तरफ, आप सभी का फेवरेट टॉपिक, फेवरेट चैप्टर। सीक्वेंस क्या रखना है यूनिट्स का, रिवीजन में आप लोगों को यूनिट नंबर 4, 6, 3, 9, 7, 8, 1, 2, 5 ये आपका सीक्वेंस होगा इंपॉर्टेंस के बेसिस पे। यूनिट नंबर 4 और 6 पे पता नहीं इंस्टीट्यूट का क्यों गुस्सा बमक रहा है, लगता है उन्होंने कुछ क्या पता क्या फील किया है पता नहीं भाई, लेकिन 3 अटेम्प्ट हो गए, इंस्टीट्यूट यूनिट नंबर 4 और 6 से नहीं पूछ रहा है और पता नहीं क्या प्यार उमड़ रहा है, यूनिट नंबर 7 और 8 से बहुत प्यार उमड़ रहा है, इंस्टीट्यूट को बहुत प्यार उमड़ रहा है भैया 7 और 8 से, और बहुत नफरत हो रही है 6 और 4 से। इस बार 4 और 6 को मैंने टॉप में रखा है, प्रायोरिटी पे रखा है, पिछले बार नहीं रखा था। 4 और 6 से सवाल आ सकते हैं, ध्यान रखना। तो भैया 4 और 6 से अच्छा सवाल आएगा, जाहिर सी बात है, प्रायोरिटी है हमारी ये। 5 सवाल हमको देखने को मिलते हैं कॉन्ट्रैक्ट टेक में, है ना, तो भैया हर सवाल में कॉन्ट्रैक्ट टेक का सवाल शामिल होगा और कॉन्ट्रैक्ट टेक का सवाल शामिल होगा। 3 केस स्टडी आते हैं और 2 थ्योरी, 2 केस स्टडी आते हैं और 3 थ्योरी आते हैं, लगभग 38 मार्क्स का वेटेज होता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट टेक का। और ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ये हमेशा एआई बेस्ड ही बना होगा और कॉन्ट्रैक्ट टेक का धांसू क्वेश्चन होगा जिसमें मल्टीपल प्रोविजन को मिक्स करके इंस्टीट्यूट पूछेगा, मल्टीपल प्रोविजन को मिक्स करके पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख के आधे दिल के कमजोर लोग वहीं सो जाएंगे, रो जाएंगे और भैया बोलेंगे मुझे निकलने दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ऐसा वो लोग कहने लगेंगे। 1 कभी मत देखना, पहले आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे वो 15 मिनट की स्ट्रैटेजी में मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, जरूर देख लेना। राइट सर, एब्सोल्युटली डन है सर। तो यूनिट नंबर 1 में आप लोगों को मार्क करना है इस बार यूनिट 1 से। इंस्टीट्यूट ना यूनिट 1 से जो है ना, यूनिट 1 एक बड़ा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। यूनिट 1 से 3 अटेम्प्ट हो गए, इंस्टीट्यूट हर बार सवाल पूछ रहा है, लेकिन भाई 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का सवाल, पिछले बार काउंटर प्रपोजल पे सवाल आ गया था, फ्री कंसेंट पे सवाल आ गया था, मीटिंग ऑफ माइंड्स पे सवाल आ गया था। अच्छा, एक सवाल ना इंस्टीट्यूट इस बार ऐसा बना सकता है, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 को मिक्स करके बनाएगा, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ, इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी बताओ कि भैया ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या ये एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे 3-4 केस स्टडीज आपको दे सकता है और वो आपको ऐसा सवाल पूछ सकता है, तो वो यूनिट 1 और यूनिट 3 का मिक्सचर रहेगा कि भैया ये वैलिड था या नहीं था। राइट सर, ऐसा सवाल आ सकता है। फिर आता है हमारा क्या कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको जो मैंने मार्क करवाया है वो है हमारा पार्टीज जो है ना वो लीगल रिलेशनशिप में रहेंगे। पार्टीज का इरादा होना चाहिए क्रिएट करने का लीगल ऑब्लिगेशन, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, तेल बेचेंगे कौन सा तेल पता होना चाहिए या एक ही तेल बेच रहे हैं तो पता करने की जरूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ध्यान रखो, क्योंकि वैलिडिटी है या नहीं है इस केस में ये सवाल अगर पूछा जाएगा तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझाना पड़ेगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपको ध्यान रखना है, साथ ही भैया वॉइड और वॉइडेबल में क्या डिफरेंस होता है ये ध्यान रखो। फिर आता है हमारा इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और इल्लीगल से जुड़े हुए जो चीजें हैं, कोलैटरल टू इल्लीगल भी इल्लीगल होता है, साथ ही वॉइड एग्रीमेंट और इल्लीगल एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, बी कैटेगरी मैंने मार्क करके रखा है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट जो बात करता है, क्या बात है भाई मार्किंग ये नहीं दिख रही है, जा भैया, जनरल ऑफर मार्क करो, स्पेशल ऑफर मार्क करो और बस
5 ऑफर्स होते हैं हमारे, पांचों पे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, बट मुझे लगता नहीं है इंस्टीट्यूट इतना आप पे प्यार कर रहा है आजकल कि इतना इजी सवाल आपको पूछेगा। तो यहां से आपको जो है ना क्या कहते हैं, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन तो नहीं बट केस स्टडी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। क्रॉस ऑफर को भी मार्क करके रख लो, क्रॉस ऑफर पे भी इंस्टीट्यूट केस स्टडी पूछ सकता है। राइट सर। अच्छा, फिर आता है हमारा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर में ये कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को, लालमेन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला केस स्टडी। फिर आप लोग मार्क कर लो यूनिट 1 में इन्विटेशन टू ऑफर को ए कैटेगरी मैंने रखा है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। और ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस होता है। फिर आता है हमारा एक्सेप्टेंस में क्या क्या आपके लीगल रूल्स हैं। एक्सेप्टेंस वही इंसान देगा जिसको हमने ऑफर दिया था, ये मार्क करो। साथ ही भैया एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट जो बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में अगेंस्ट द प्रपोजर अगेंस्ट द एक्सेप्टर कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, नहीं आएगा बट मैंने मार्क कर दिया है। अच्छा, फिर आता है हमारा एक्सेप्टेंस टेलीफोन या टेलेक्स या फैक्स में कैसा होता है, ये ध्यान रखना। स्पेशल कंडीशंस के कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, ये ध्यान रखना। फिर आता है हमारा ये वाला पॉइंट रिवोकेशन में सेक्शन नंबर 5 के तहत ध्यान रखना कि ऑफर कब तक रिवोक किया जा सकता है और मोड ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर क्या होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट सर, बी कैटेगरी पे मैंने मार्क करके रखा है। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 में इंस्टीट्यूट बड़ा ही मेहरबान होकर बैठा है। यूनिट 2 से आप लोगों को इजी सवाल डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछ ले रहा है। अभी पिछले अटेम्प्ट में पूछा था भैया प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताओ, और उसके पिछले अटेम्प्ट में पूछा था नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन बताओ। दोनों अच्छे सवाल आपको 6-6 नंबर पे फोकट के नंबर देके जा चुके हैं, इससे आपके नंबर इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कंसीडरेशन क्या होता है और कंसीडरेशन के एसेंशियल रूल्स क्या होते हैं। तो रूल्स पे ना हमारे पास लगभग 8 पॉइंट्स होते हैं, 8 में से मैंने 4 मार्क करके रखा है। ये 4 पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है, केस स्टडी बना के पूछ सकता है कि रूल्स बताओ हमारे कंसीडरेशन का क्या क्या होता है। पहला, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ये मार्क करो। फिर प्रोमिसी या एनी अदर पर्सन से आएगा, ये भी मार्क करो। कंसीडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, ए कैटेगरी पे मैंने रखा है। और फाइनली परफॉर्मेंस जो वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, ये भी मैंने मार्क करके रखा है। ठीक है, सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट मैंने मार्क नहीं किया है। और नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में सिलेक्टिव मार्किंग है, ये वाला पॉइंट मार्क करो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाला। फिर आता है कॉम्पेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस और प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, चैरिटी से भी केस स्टडी बना के पूछा जा सकता है। कदरनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस स्टडी आपको याद रखना है। राइट सर, यूनिट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यूनिट 3 में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है माइनर का कोई भी सवाल आएगा, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, अपनी बीवी को भूल जाना, मोहरी बीबी नहीं भूलना है, क्योंकि माइनर का कोई भी सवाल आप अगर एग्जाम में लिख के आओगे तो ये केस स्टडी का रेफरेंस जरूर आपको देना चाहिए। तो इसीलिए बस मैंने मार्क किया, इसी पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। रेटिफिकेशन को मार्क करो, फिर आगे मार्क करो नेसेसिटीज वाला पॉइंट को, फिर आप मार्क करो आगे हमारा जो है माइनर एजेंट बन सकता है, अपने मां बाप को लाइबल नहीं बना सकता, गार्डियन को लाइबल नहीं बना सकता। फिर सीधे मार्क कर लो भैया फ्री कंसेंट की तरफ चलते हैं। और फ्री कंसेंट में आपको मार्क करना है, यहां पे मीनिंग मार्क कर लेना। फ्री कंसेंट का मीनिंग क्या होता है कि दो पार्टी जब मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होता है तो फ्री कंसेंट होता है। एलिमेंट्स क्या क्या है जो फ्री कंसेंट में, ध्यान रखना कोअर्जन को मैंने पूरा मार्क किया है, 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल आ सकता है कोअर्जन से। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस भी मैंने इस बार अच्छा ध्यान रखा है, एक कैटेगरी पे इंस्टीट्यूट ने जो है ना अनड्यू इन्फ्लुएंस से काफी टाइम हो गया सवाल नहीं पूछा है, इस बार पूछ सकता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस को ए कैटेगरी मार्क करो, सब कुछ करना, कौन कौन सा वो रिश्ता है जो डोमिनेट करता है विल को, है ना। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होने वाला है। फ्रॉड में आपको फ्रॉड का डेफिनेशन याद करना है, और आपको एक और चीज याद करनी है कि कौन कौन से वो केसेस है जो फ्रॉड नहीं है। ये 2 पॉइंट्स आपको फ्रॉड में याद रखना है। मिस रिप्रेजेंटेशन में ये तीनों पॉइंट पे आपको सवाल पूछा जा सकता है, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये एक्सप्लेन करो बोला जा सकता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको वहां पे लिखना है, बी कैटेगरी पे रखो। कोअर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस ए कैटेगरी है, और फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस बी कैटेगरी मैंने मार्क करके रखा है। अच्छा, मिस्टेक में मिस्टेक ऑफ बायलैटरल फैक्ट जो है बस ये ध्यान रखना, बाकी आप लोग आगे बढ़ जाना। लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन पे आपको भैया अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन क्या होता है, मेंटेनेंस शैम्पटी क्या होता है, ट्रैफिकिंग रिलेटिंग टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स क्या होता है, मैरिज ब्रोकरेज का एग्रीमेंट, इंटरफेरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, और साथ ही कंसीडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट जब होता है तब क्या इंपैक्ट आता है, ये आपको ध्यान में रखना
है। फिर आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, भैया आपको वॉइड एग्रीमेंट में एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मार्क करो, ए कैटेगरी है। बी ए कैटेगरी में लीगल प्रोसीडिंग्स, आप किसी को कानूनी कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते, दो एक्सेप्शन है आर्बिट्रेशन वाले, याद है ना। और आखिरी पॉइंट भैया वेजरिंग एग्रीमेंट, वेरी वेरी हाईली चांसेस कि ये तीनों में से कुछ आपको एक देखने को मिलेगा, वेजरिंग एग्रीमेंट या फिर एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग या फिर एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। राइट सर, एब्सोल्युटली डन है सर। आगे चलते हैं और हमारा यूनिट 3 भी यहां पे हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट आज तक नहीं आया है, लेकिन आ सकता है, नया सवाल बन के आएगा आपके लिए, नेवर इन एग्जाम स्टिल नाउ, मार्क करके रखो, मैंने बी कैटेगरी पे लर्न फॉर सेफ्टी के लिए रखा है। यूनिट नंबर 4 भैया हाईली एक्सपेक्टेड होने वाला है, इस बार यूनिट 4 से सवाल जरूर आपको देखने को मिल सकता है। तो यूनिट 4 में आप लोगों को ध्यान रखना है ये वाले सारे टॉपिक्स की, कौन कौन परफॉर्मेंस करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब परफॉर्म करता है, साथ ही यहां पे ये भी मार्क कर लो प्रोमिसर खुद कब परफॉर्म करता है। राइट, अच्छा फिर आता है हमारा ज्वाइंट प्रोमिसर कब परफॉर्म करेगा, ए कैटेगरी पे मैंने रखा है। फिर आपको जाना है लाइबिलिटी क्या है ज्वाइंट प्रोमिसर और प्रोमिसी की, पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि भैया अगर एक को मैंने रिलीज कर दिया तो क्या होगा, क्या किसी एक से पैसा ले सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। पूरा टॉपिक मैंने मार्क किया है, लाइबिलिटी क्या रहेगी ज्वाइंट प्रोमिसर और प्रोमिसी की। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस नहीं आता है, मुझे डर लग रहा था, सेफ्टी के लिए मैंने मार्क कर दिया। पेपर अगर टफ आने का चांसेस हुआ तो ये सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। प्रोमिसर ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस के केस में परफॉर्मेंस की बात करें तो प्रोमिसर यहां पे बाउंड नहीं है, अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है वो रेडी और विलिंग टू परफॉर्म है, ये वाला टॉपिक। साथ ही हमारा एक और टॉपिक जो आता है टाइम एसेंशियल एलिमेंट है, और आपने भैया माल सप्लाई नहीं किया तो क्या इंपैक्ट आएगा, टाइम एसेंशियल एलिमेंट नहीं है तो क्या इंपैक्ट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। फिर आता है हमारा अगला जो है वो आता है टॉपिक यहां पे इम्पॉसिबिलिटी, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी दोनों में मैंने मार्क किया है, दोनों में से कुछ भी सवाल उठा के इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट से सवाल आने के चांसेस है, काफी टाइम हो गया एमटीपी आरटीपी एमटीपी आरटीपी एमटीपी आरटीपी बहुत खेल लिया इंस्टीट्यूट ने, थोड़ा एग्जाम में भी तो दो ना, तो भैया ये सवाल एग्जाम में आने के चांसेस हैं। राइट सर, अच्छा और कौन कौन सा वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कंसेंट ऑफ बोथ दी पार्टीज की जरूरत नहीं है, इस पे नोवेशन का टॉपिक मार्क करो, ऑल्ट्रेशन और नोवेशन में क्या डिफरेंस है तो मार्क करो, रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मार्क करो। फिर हमारा आप जो है वॉइड एग्रीमेंट में अगर आपने कोई बेनिफिट रिसीव किया है ये टॉपिक मार्क करो। फिर आता है हमारा इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड रीजनेबल फैसिलिटीज, इस टॉपिक को भी मार्क कर लो। राइट सर, डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस में एक ही टॉपिक मैंने मार्क किया है, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है, इस टॉपिक को मार्क करके रखो। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 4 में आखिरी दो टॉपिक जो आपको मार्क करना है वो है इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड रीजनेबल फैसिलिटीज और मर्जर ऑफ राइट्स, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। राइट सर, एब्सोल्युटली राइट सर। यूनिट नंबर 5 की तरफ बात करें तो यूनिट नंबर 5 जो है वो एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये थ्योरी क्वेश्चन बन के आपको पूछा जाएगा, ए कैटेगरी में मैंने रखा है। फिर आता है हमारा सूट फॉर डैमेजेस में ये 3 डैमेजेस को मार्क कर लो, जनरल, स्पेशल और हमारा नॉमिनल डैमेजेस। इसके बाद आगे आप लोगों को जो मार्क करना है वो है हाँ क्वांटम मेरिट क्या होता है, कौन कौन से वो केसेस हैं भैया वो आपको ध्यान में रखना है, जो मेरिट क्वांटम मेरिट की बात करता है, और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंजंक्शन, ये दोनों टॉपिक भी मैंने मार्क किया है। खत्म, यूनिट नंबर 5 में इतना ही मार्किंग है। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। यूनिट नंबर 6 से भी सवाल आने के बहुत हाई चांसेस है, तो यूनिट 6 से इस बार क्या आ सकता है सर, यूनिट 6 से इस बार आपको सवाल दे सकता है इंस्टीट्यूट कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, फिर साथ में आपको पूछा जा सकता है रूल्स बताओ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या रूल्स होते हैं, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। क्या बात है सर, तो सब कुछ आपको याद रखना है, बहुत आसान टॉपिक है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, बी कैटेगरी पे मार्क कर लेना। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कौन कौन से वो केसेस है जो डीम्ड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, इनमें से कुछ भी इंस्टीट्यूट उठा के पूछ सकता है, सेलियन फीचर्स भी पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 6 में मैंने आप लोगों को सिलेक्टिव जाने के लिए मना किया है, क्योंकि इस यूनिट नंबर 6 से बहुत टाइम हो गया सवाल नहीं आया है, तो बहुत कम मैंने यहां पे सिलेक्टिव आपके लिए रखा है। ये पांचों में से इंस्टीट्यूट कुछ भी उठा के पूछ सकता है, क्योंकि 4 अटेम्प्ट हो गया, पूछ नहीं रहा है। अब यहां से कौन सा आएगा ये चीज तो मैं तब पता लगाऊंगा ना जब इंस्टीट्यूट का पास्ट ट्रेंड एनालिसिस दिखेगा, पूछ ही नहीं रहा है तो क्या इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, पांचों में से कुछ भी आ सकता है इस बार आप लोगों के लिए। राइट, अच्छा क्या ध्यान नहीं रखना है, ये आखिरी का क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक मैंने बोला ना यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 6 हाईली एक्सपेक्टेड है, उनको सिलेक्टिव करके मत जाओ,
उन पे ना पूरा जोर लगाओ कि पूरा यूनिट ही तुम कवर अप कर लो। क्या है, थोड़ी थोड़ी देर का तो टास्क है। चाणक्य 3.0 उठाओ, मेरा वीडियो उठाओ भैया, उसमें समरी नोट्स आप लोगों को दिया हुआ है, शानदार कलरफुल नोट्स है, उठाओ, फटाफट हो जाएगा। कितनी देर का टाइम लगना है, आपके पास 1 महीने का टाइम है यार, आप अभी कर सकते हो। जबरदस्ती का आप लोग जो है ना ज्यादा छोड़ने पे विश्वास मत रखो, इनको ज्यादा वेटेज, बाकियों पे आप लोगों को अपना कंट्रोल लाना है। कंट्रोल मजनू कंट्रोल की भैया, कल को सवाल आ जाए चांद कहां से निकला है आज, चांद तारों ने लिखा है कब बजेगा 5 पता नहीं, ऐसा मत करना। गाना गा रहे हो, दूसरे को देख रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, भाई बन रहा है क्या? चलना भाई, वॉशरूम का टाइम सेट करते हैं ना यार, लॉ में मिलेंगे। वो सारी सेटिंग बाजी मत करो भाई, यहां पे मेहनत कर लो। वैसे भी इस बार 2 दिन का आप लोगों को टाइमलाइन मिल रहा है, 2 दिन बहुत अच्छा टाइम होता है लॉ में अच्छा ग्रिप लाने के लिए। और पेपर कैसा आ सकता है इस बार, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा। राइट सर, चलो यूनिट नंबर 7 की तरफ चले। तो 7 में आपको इंडेमनिटी से इस बार मेरा दिल बहुत गवाही दे रहा है कि इंडेमनिटी से इस बार सवाल आएगा। इंडेमनिटी क्या होता है, इंडेमनिटी के जो है ना स्कोप क्या होता है, और कौन कौन सा भैया राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर जब केस किया जाता है तब क्या होगा, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही आप लोगों को गारंटी में ध्यान रखना है, गारंटी के रिक्विजिट्स की बात करें तो कंसीडरेशन वाला पॉइंट है, फिर हमारे पास कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट नहीं होना चाहिए, गारंटी क्या होता है और गारंटी के एसेंशियल एलिमेंट्स, गारंटी का डेफिनेशन ध्यान में रखना, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये पूरा सवाल पूछा जा सकता है। इसको एज अ थ्योरी क्वेश्चन बना के इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। तो आप लोग गारंटी क्या होता है और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 6 नंबर का सवाल आ सकता है, ध्यान में रखना। बी कैटेगरी मैंने रखा है। फिर आता है भैया इंडेमनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस होता है, वेरी हाई चांसेस ए कैटेगरी रखा है मैंने, वेरी हाई चांसेस इंडेमनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस होता है। फिर आता है हमारा अगला पॉइंट, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटी की लाइबिलिटी क्या होती है जब उस पर केस किया जाता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। और रिवोकेशन ऑफ गारंटी कैसे होता है, पहला कंटिन्यूइंग गारंटी नोटिस से रिवोक होता है, ये मार्क करो, और श्योरिटी की डेथ से रिवोक होता है, ये मार्क करो। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। और डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी कब होता है, जब क्रेडिटर ने कंपाउंड कर दिया, टाइम दे दिया, अग्री कर लिया कि मैं सू नहीं करूंगा। कौन कौन से वो केसेस है जहां श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता, ए कैटेगरी पे मैंने रखा है, अलग से सवाल बना के पूछा जा सकता है। और आखिरी पॉइंट की भैया इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से भी हमारा जो है गारंटी खत्म हो जाता है। 3 पॉइंट्स होते हैं, तीनों आपको याद रखना है, थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर को पूरा मार्क करना है, यहां पे 2 पॉइंट्स है, दोनों आ सकते हैं, सबरोगेशन और इंप्लाइड प्रॉमिस की भैया हम जो है ना इंडेमनीफाई करेंगे श्योरिटी को, दोनों पॉइंट्स आ सकते हैं थ्योरी क्वेश्चन के बेसिस पे। और राइट्स अगेंस्ट को श्योरिटीज में लाइबिलिटी क्या रहेगी अगर डिफरेंट सम है तो, ये मार्क करो, ये भी पूछा जा सकता है। राइट सर, यूनिट नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यूनिट नंबर 8 में बेलमेंट क्या होता है और बेलमेंट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ड्यूटीज ऑफ बेलर में पहला पॉइंट भैया फॉल्ट बताना पड़ेगा, ग्रेटिटुअस नॉन ग्रेटिटुअस में बताना आपको बताना पड़ेगा, और ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर प्री मेच्योर टर्मिनेशन, ये दोनों पॉइंट को मैंने मार्क किया है। ये है हमारा ए कैटेगरी और ये हमारा दूसरा पॉइंट है बी कैटेगरी में। ड्यूटीज ऑफ बेली में पहला रीजनेबल केयर रखेगा, दूसरा भी मार्क कर लो इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करेगा, मिक्स नहीं करेगा गुड्स को, ए कैटेगरी पे मैंने रखा है, इंपॉर्टेंट है ना। फिर हमारा रिटर्न करेगा गुड्स को और एग्रीकेशन भी रिटर्न करेगा। ये दोनों पॉइंट मुझे मार्क करना पड़ा क्योंकि सवाल रिटर्न पे आएगा। रिटर्न पे सवाल आया तो दोनों में से किसी भी पॉइंट पे आपको जो है ना दोनों पॉइंट लिख के आना पड़ेगा कि भैया एग्रीकेशन भी रिटर्न करेगा और जो गुड्स है वो भी सामान रिटर्न करेगा। राइट सर, राइट्स ऑफ बेलर मैंने मार्क नहीं किया। राइट्स ऑफ बेली में 2 पॉइंट है, इंडेमनिटी वाला पॉइंट और कॉम्पेंसेशन फॉल्टी गुड्स में लूंगा, ये मेरा अधिकार है। ये दोनों पॉइंट को बी कैटेगरी मार्क करो। राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली रॉन्ग डूअर के सामने क्या रहेगा, इसको ए कैटेगरी मार्क करो। टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कैसे हो सकता है, पूरा थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ए कैटेगरी मैंने मार्क करके रखा है इसको। और फिर आता है हमारा लीन और जनरल लीन, पर्टिकुलर लीन में क्या डिफरेंस है, नहीं आया है अब तक, कभी भी आ सकता है, इसलिए बी कैटेगरी पे मैंने मार्क करके रखा है। प्लेज में आपको ध्यान रखना है कि भैया प्लेज बाय नॉन ओनर कैसे हो रहा है, ड्यूटीज ऑफ ओनर क्या रहेंगे, इसको बी कैटेगरी मार्क करो, और प्लेज बाय नॉन ओनर ये हमारा ए कैटेगरी होने वाला है सितंबर 26 के लिए। डिफरेंस क्या है, बेलमेंट और प्लेज में मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने मार्क कर दिया। डर मेरा दिल से उतर नहीं पा रहा है, वरना मैं अभी इसको मिटाने वाला था, बट मेरा डर जो है ना मुझे मना कर रहा है, मेरा डर मुझे बोल रहा है मत मिटा मत मिटा मत मिटा, है ना। तो बस बेलमेंट और प्लेज भी ध्यान में रख लेना। अच्छा, इसके साथ ये टेंशन मत लो, जितनी चीजें मार्क्ड हुई है वो सब आपका रिवीजन आपका भाई करवाएगा, टेंशन की बात ही नहीं है।
वन शॉट ऐसा होगा जो स्पेसिफिकली सितंबर 26 के लिए होगा। ऐसा खतरनाक तरीके से आप लोगों को बोर्ड में, स्मार्ट बोर्ड में जाके भैया पीपीटी फॉर्मेट से, इस बार मॉड्यूल बेस्ड तरीके से, समरी बेस्ड तरीके से, हैंड रिटन नोट से सबका मिक्सचर, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हुए आप लोगों का बढ़िया मैराथन करवा दूंगा। आप लोग बस इतना मेक श्योर करना कि 14 तारीख के पहले पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको याद हो गए हैं। प्लीज 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 इतना मेक श्योर करना 14 तारीख के पहले आपको सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक याद हो गया है। 14 तारीख को हमारा वन शॉट जो होगा वो भयानक होगा, जबरदस्त होगा, मजेदार होगा। उसमें आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आपको सारी चीजें याद हो गई हैं तो। राइट सर। अच्छा, फिर आता है हमारा यूनिट नंबर 8। अच्छा, यहाँ पे बिलमेंट और प्लेस हो गया, ठीक है। यूनिट नंबर 9 में देखो, एजेंसी में आपको मार्क करना है कौन एजेंट बन सकता है, कौन एजेंट अपॉइंट कर सकता है, ये वाला टॉपिक। फिर आता है हमारा दूसरा टॉपिक जो बात करता है एजेंसी बाय नेसेसिटी, बी कैटेगरी मार्क करो। और ये रेटिफिकेशन पे ना पूरा थ्योरी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि बताओ क्या क्या चीजें ध्यान रखना है रेटिफिकेशन के वक्त पे, या केस स्टडी भी पूछा जा सकता है। ए कैटेगरी मैंने मार्क किया है। और आता है फिर हमारा एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है इमरजेंसी में, बी कैटेगरी मार्क कर लेना। सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट क्या होता है, इस पर इससे सवाल पूछा जाएगा, इसलिए सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के सारे टॉपिक्स आपको याद रखना है। डिफरेंस भी आप लोगों के लिए ए कैटेगरी होने वाला है। सब एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट और डिफरेंस, ये दोनों तीनों पॉइंट ध्यान में रखना। ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन एजेंट की क्या होती है, इंस्ट्रक्शन या कस्टम को फॉलो करेगा, बी कैटेगरी। रीजनेबल केयर और स्किल रखेगा, बी कैटेगरी। फिर हमारा भैया अपने खाते में, अपने ओन अकाउंट पे डील नहीं करेगा। और आता है हमारा राइट्स ऑफ एन एजेंट पे आपको ध्यान रखना है कि मेरा यह अधिकार है कि मैं प्रिंसिपल का सम रिटेन कर सकता हूं, रेम्यूनरेशन ले सकता हूं। एजेंट का लीन प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी में कब कब हो सकता है, ये 3 पॉइंट मैंने मार्क किया है। और अगर एम्प्लॉयर हमारा बोलता है कि भैया क्रिमिनल एक्टिविटी कर जाके 4 चाटा लगा दे सामने वाले को, तो उस इंपैक्ट में प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता क्या बताता है, ये आप लोगों के लिए सी कैटेगरी, पॉइंट नंबर सी है, ये मैंने मार्क किया है बी कैटेगरी में। राइट सर। अच्छा, फिर आता है प्रिंसिपल की लाइबिलिटी थर्ड पार्टी के लिए क्या रहेगी, जो हरकत एजेंट ने किया तब क्या रहेगा। और ये भी मार्क कर लो कि जब एजेंट ने एक्सीड किया तब क्या रहेगा। और ध्यान रखना है कि भैया कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेगा अगर नोटिस मिल गया एजेंट को। एजेंट को नोटिस मिला शादी का, तो भैया पूरे बाराती बन के आ जाएंगे, प्रिंसिपल के बैंड पार्टी वाले भी। ऐसा नहीं भाई, बिजनेस की बात हो रही है, बिजनेस में अगर नोटिस मिला है तब बात होनी है ना। प्रिंसिपल की लाइबिलिटी क्या रहेगी, एजेंट का फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या टॉर्ट के केस में। प्रिंसिपल की लाइबिलिटी एजेंट के केस में क्या रहेगी, थर्ड पार्टी, सॉरी हमारा जो है पर्सनल लाइबिलिटी एजेंट का कब कब रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ए कैटेगरी मैंने मार्क करके रखा है, डायरेक्ट थ्योरी का सवाल बना के पूछा जा सकता है। हमारा थर्ड पार्टी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो एजेंट या प्रिंसिपल किसी के ऊपर भी केस कर सकता है, ए कैटेगरी मार्क करो। कौन कौन से केसेस है जहां एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी, ए कैटेगरी मार्क करो। और आता है भैया एजेंसी इररिवोकेबल है, बी कैटेगरी मार्क करो। सब एजेंट की अथॉरिटी कब रिवोक होती है, बी कैटेगरी मार्क करो। इसी के साथ आप लोगों का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोग को बता दिया है। मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए, एक वादा चाहिए। क्या आप लोग ये वादा मुझे करोगे? बिल्कुल करेंगे सर। पहला वादा, मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट वादा ये चाहिए, 14 तारीख के पहले आपको सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद करना है। 14 तारीख के पहले याद करना है। अब इनका राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए तो 3 तारीख से 9 तारीख मेरे साथ बैठ जाना। इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो आप टॉप 75 में मेरे साथ बैठ जाना। आपका प्रिपरेशन मेरी जिम्मेदारी, लॉ की जिम्मेदारी मैंने ली है तुम्हारी, याद रखना। आया हूं डंके की चोट पे, है ना, बैंड बजा के जाएंगे इंस्टीट्यूट के पेपर की, तो भैया मैं बैठा हूं, टेंशन की कोई बात है नहीं। और जो है हर बार बैंड बजाते आए हैं और इस बार भी ढोल जरूर बजेगा, नगाड़ा जरूर बजेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नगाड़ा बजेगा, है ना, मुझे विश्वास है। बाकी भगवान की भैया कितनी कृपा है वो उन पे निर्भर करता है, मैं तो कोशिश कर सकता हूं। हाँ ये सच है, इंपॉर्टेंट टॉपिक से एग्जाम में आता है, बट मेरा कोई पेपर लीक करने का इरादा नहीं होता, हो जाता है। मैं पेपर लीक थोड़ी करना चाहता हूं, वो तो हो जाता है। मैंने देखा है हजारों बच्चों को डूबते का तिनके का सहारा होता है ये वीडियो, डूबते को बचा लेता है। तुम जानते हो कि लॉ एक तकलीफदायक सब्जेक्ट बन जाता है तुम्हारे लिए, तुमको याद होता नहीं, कीवर्ड्स क्या होता है समझ आता नहीं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पता चलता नहीं है। तो भैया आप लोगों ने जितना प्यार दिया उससे कहीं ज्यादा मेहनत करके मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाई है। तो अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्या होता है जरूर देखते हैं। आप लोग जो है इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने मार्क कर लिया है, अब बस आप लोगों को इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, याद करना है, रिवाइज करना है, मेरे साथ बैठना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, टॉप 75 में आना है, हमारे भैया जो हमारा वन शॉट होने वाला है उस पर आना है और जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करना है हमारी तैयारी, फाउंडेशन फोड़ के आना है।
राइट सर, एब्सोल्युटली डन है सर। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं मुलाकात करूंगा आपसे किसी और वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।